Hello everyone. So today's topic of discussion is the right to information. इस टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन दैट पॉलिटिकल पार्टीज़ को आरटीआई के अंदर लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, इस पे बहुत सारा डिबेट हो रहा है. 2020 के मेंस में भी देयर वाज अ क्वेश्चन कि आरटीआई का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, ये कितना जस्टिफाइड है. एंड बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं न्यूज़पेपर्स में. सो आई हैव ट्राइड टू पुट द बेसिक्स लाइक द ऑब्जेक्टिव्स, द कंसर्न्स एंड द सॉल्यूशंस एट द एंड. और जो भी वैल्यू एडिशन वाला पोर्शन है, जैसे कि सिग्निफिकेंस मतलब एग्जांपल्स, परफॉर्मेंस, कुछ अच्छे केस स्टडीज़, ये आप वीडियो के स्टार्टिंग में ही कवर कर लोगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. सो कुछ वैल्यू एडिशन पोर्शन है वो हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, लाइक द इंपॉर्टेंट सेक्शंस. ठीक है, बट अगर आपको क्लैरिटी नहीं है अबाउट दिस टॉपिक, आप ये पोर्शन भी पूरा वीडियो देखना एंड कवर द ऑब्जेक्टिव्स, द कंसर्न्स एंड द सॉल्यूशंस पार्ट ऑल्सो. ठीक है, सो ट्राई टू स्टिक टिल द एंड. बट शुरू करते हैं अभी इस वीडियो को एंड बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं. द राइट टू इन्फॉर्मेशन, इट इज़ अबाउट बेसिकली सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज़. अब पब्लिक अथॉरिटीज़ क्या है, ये भी इस आरटीआई एक्ट में ही मैंशनड है इन द सेक्शन 2H ऑफ दिस एक्ट. ठीक है, तो जब भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़, वी फाइल आरटीआईज. ये कितना फाइल होता है, कितना इन्फॉर्मेशन हमें वापस मिलता है बाय द गवर्नमेंट, इन सारे चीज़ों के फैक्ट्स वी विल कवर इन दिस वीडियो. बट इट इज़ अबाउट सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज़. ये आप याद रख सकते हो. इट इज़ एन एक्सटेंशन टू द आर्टिकल 19 एंड 21. आर्टिकल 19 एंड 21 आपको पता ही है, दीज आर द बेडरॉक ऑफ ऑल द अदर फंडामेंटल राइट्स. ये है हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, एंड आर्टिकल 21 है हमारा राइट टू लाइफ. एंड सुप्रीम कोर्ट काफ़ी लिबरली इन दोनों ही आर्टिकल्स को एक्सपैंड करता है थ्रू इट्स वेरियस जजमेंट्स. और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है दैट राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ बोथ दीज आर्टिकल्स. इसके साथ इसका सिग्निफिकेंस भी हमें पता ही है, बट as it we can write as an introduction or as a dimension of the significance of this act. ये है कि इट इज़ एसेंशियल फॉर एन इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी एंड अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट हो और सिटीजनरी इन्फॉर्म्ड हो. जब ये दोनों सही ढंग से काम करेंगे, सो द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी विल गेट स्ट्रेंथेंड. तो इट इज़ द आरटीआई इज़ एक्चुअली एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेसी. और डेमोक्रेसी के ये दो कंपोनेंट्स को केटर करके इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया. सो ये तो हम लोग आरटीआई को, आरटीआई के सिग्निफिकेंस और उसका जो बेसिक पॉइंट्स है उसे लिख करके भी एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. हम लोग कुछ नीचे फैक्ट्स कवर करेंगे दैट वी कैन पुट इन आर इंट्रोडक्शंस एज वेल. So it is about seeking the information from the public authorities. It is an extension of Article 19 and 21, and it is essential for a democracy because it caters to the two very basic components of democracy, that is the informed citizenry and transparent governance. अब एक ये इम्पॉर्टेंट पोर्शन है सेक्शंस ऑफ द आरटीआई एक्ट. ये आप याद रखने की कोशिश करो बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो कि आप कोट करोगे तो आपके आंसर्स वैल्यू एडेड लगेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 2H which defines the public authority, section 4 clause 2 which is for the suo motu disclosure of information. I'm sorry, suo motu disclosure of information. suo motu disclosure of information का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने तरफ से खुद ही इंफॉर्मेशन सिटीजन्स को देंगी. आरटीआई फाइल होगा उसके बाद इंफॉर्मेशन आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर हमें ट्रांसपेरेंसी सच में बढ़ाना है, सो गवर्नमेंट को अपने लेवल पे सुओ मोटो डिस्क्लोजर करना चाहिए. इससे आरटीआई फाइलिंग भी कमेगा, सिटीजन का ईज़ ऑफ लिविंग बढ़ेगा, एंड जो लोग अवेयर हैं बस वही लोग आरटीआई फाइल करते हैं इन जनरल. बट जब आप सुओ मोटो डिस्क्लोजर करोगे तो इवन द पीपल हु डोंट फाइल आरटीआई विल हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. सो ये सेक्शन 4(2) भी आप याद रख सकते हो. और एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, तीन ही हैं, उसमें आप ये तीनों को याद रखने की कोशिश करना. सेक्शन 8 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द एग्जेम्पशंस टू द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन. सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना भी सही नहीं है. ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे हमारे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट हो गए या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट हो गए, उनमें ये लिखा हुआ है कि ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते हो सिटीजन्स के लिए. ठीक है, बहुत सारा चीज़ें पब्लिक इंटरेस्ट में भी नहीं होता है, तो देर हैज़ टू बी अ फ्यू एग्जाम्पशंस. तो वो एग्जाम्पशंस कहाँ दिए गए हैं, सेक्शन 8. बट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम्पशंस का लिस्ट जितना बढ़ेगा उतना ही इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर कमेगा. ठीक है, तो 3 सेक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं याद रखना है, बहुत ज़्यादा एग्जाम डे तक याद रखना ऐसे भी मुश्किल होता है. बट अगर 3 सेक्शंस ऑफ द आरटीआई एक्ट इफ़ यू आस्क मी जो कि हमें याद रखना ही चाहिए, इट इज़ अबाउट सेक्शन 2H, सेक्शन 4(2) एंड सेक्शन 8. ठीक है,
अब बात कर लेते हैं रीसेंट कॉन्टेक्स्ट इन द लास्ट 2-3 ईयर्स आरटीआई क्यों न्यूज़ में है। आरटीआई वॉज इन द न्यूज़ बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट। 2019 में ये अमेंडमेंट आया था एंड इट वॉज आस्क्ड इन द यूपीएससी मेंस 2020 एज वेल। इस आरटीआई एक्ट अमेंडमेंट एक्ट अब वापस इस पे क्वेश्चन आना मुश्किल है, बट इसका अगर एक ब्रीफ ओवरव्यू हम लोग लेना चाहें तो इसके थ्रू हुआ ये था दैट earlier there was a fixed term of 5 years and the salary of the information commissioners was equivalent to the chief election commissioners, and the terms and conditions of the service was protected by the RTI Act. But because of this amendment सारा चीज़ would be as directed by the central government, ठीक है। तो सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। इस वजह से काफ़ी क्रिटिसिजम्स भी हुए थे इस अमेंडमेंट एक्ट के, बट इट इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट। अब क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट हम लोग इसको डेफिनेटली एज अ कंसर्न या चैलेंज लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद the NGO substantially funded by the government and the Chief Justice of India was brought under the RTI। तो ये काफ़ी एक अच्छा मूव था कि NGOs जो कि सब्सटैंशली फंडेड हैं उन्हें आप RTI में लेकर के आओ, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्हें भी आप RTI में लेकर के आओ ताकि इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर बढ़ सके, ठीक है। और लास्ट में ये पॉइंट अभी हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे दैट देर हैज़ बिन एन इंक्रीजिंग पब्लिक ओपिनियन अबाउट ब्रिंगिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ अंडर आरटीआई। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप आरटीआई के अंदर लेकर के आओ, इस पर बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा कवर करते हैं, बट एक छोटा सा चीज़, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अब एक चीज़ याद रखो कि आरटीआई के अंदर हमने जो यहाँ पर लिखा ना सेक्शन 2H, इसके थ्रू हम लोग किन बॉडीज़ को आरटीआई के अंदर ला सकते हैं, मतलब पब्लिक अथॉरिटी क्या होते हैं। अब बस इतना याद रखो कि अगर कोई भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या फिर कोई स्टेट के लॉ में मेंशन्ड है, ठीक है, कोई स्टैट्यूट में मेंशन्ड है या फिर कोई नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट मेंशन्ड है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आरटीआई एक्ट के अंदर ला सकते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या फिर नीति आयोग, इनफैक्ट ये सारे बॉडीज़ जो हैं ये आरटीआई के अंदर आते हैं, बट पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी नहीं आते हैं। तो क्या इन्हें लाना चाहिए आरटीआई एक्ट के अंदर? एक सिंपल येस नो वाला डिबेट कर लेते हैं इसके ऊपर। येस क्यों? क्योंकि फंडिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, इनर पार्टी डेमोक्रेसी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव अ वेरी डायरेक्ट रोल टू प्ले इन द गवर्नेंस एंड दे ऑल्सो यूज़ गवर्नमेंट फंड्स। जब आप लैंड, इनको जो हम लोग लैंड अलॉटमेंट करते हैं वो काफ़ी कंसेशनल रेट्स पे होता है, दे गेट फ्री एयर टाइम ऑन द टीवी। सो इन सारी चीज़ों में गवर्नमेंट का फंड्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत सारे चैलेंजेस, जो फंडिंग वाले चैलेंजेस, इनर पार्टी डेमोक्रेसी वाले चैलेंजेस हैं, ये सारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। बहुत ही कम ट्रांसपेरेंसी है इन इंडिया अबाउट दी पॉलिटिकल पार्टीज़ इवन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस। तो इस वजह से काफ़ी लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आरटीआई के अंदर लेकर के आओ, बट ऑब्वियसली एक काउंटर ओपिनियन है जहाँ पर ये कहा जाता है दैट ऑलरेडी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे दिया हुआ है, एंड जब भी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होते हैं तो कैंडिडेट्स अपने सारे इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करते हैं। और अगर अब आप इन्हें आरटीआई के अंदर भी ले आओगे सो देयर कैन बी अ पॉसिबल मिसयूज़ बाय द ऑपोजिशन पार्टीज़, ठीक है। इट मे हैम्पर द फंक्शनिंग, क्योंकि फिर आरटीआई फाइलिंग और इन सारे प्रोसेस में ही पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उलझे रह जाएंगे, इन्फॉर्मेशन देने, इन सारी चीज़ों के प्रोसेस में उलझे रह जाएंगे, एंड उनका जो खुद फंक्शन है, गवर्नेंस वाला फंक्शन है या फिर लोगों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का फंक्शन है, वो हैम्पर होगा। ये वीक आर्ग्यूमेंट है इन जनरल, बट ये है ना कि हमें बैलेंस लिखना है आंसर्स, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। इन जनरल एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन यही बन रहा है कंट्री में दैट द पॉलिटिकल पार्टी शुड बी अंडर आरटीआई। फिर भी एंड हम लोग ये भी एक पॉइंट कवर कर लेते हैं दैट दे डू नॉट फुलफिल एट प्रेजेंट, दे डू नॉट फुलफिल द सेक्शन 2H क्राइटेरिया, जो मैंने आपको पहले ही बताया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के लॉ के थ्रू बॉडी बना हुआ है या फिर नोटिफिकेशन के थ्रू है, या फिर जो यहाँ पर हमने कवर किया कि NGOs जो सब्सटैंशियली फंडेड हैं बाय द गवर्नमेंट, उन सबको आरटीआई के अंदर हमें लेना चाहिए। तो दे पॉलिटिकल पार्टीज़ एट प्रेजेंट दे डू नॉट फुलफिल दिस क्राइटेरिया, तो आरटीआई के अंदर क्यों लाए, ठीक है। तो ये बेसिक आर्ग्यूमेंट्स है, यस नो वाला आर्ग्यूमेंट है, आप इसको पॉजिटिव या नेगेटिव के तरीके से भी देख सकते हो। ये क्वेश्चन अगर आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को आरटीआई के अंदर लाना है नहीं लाना है, तो आप दोनों आर्ग्यूमेंट्स दो एंड फाइनली यू कैन कंक्लूड कि लाना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो एक आर्ग्यूमेंट हो गया है। इस वीडियो में आई हैव कवर्ड 2 थिंग्स, आरटीआई इन जनरल एंड पॉलिटिकल पार्टीज अंडर आरटीआई। तो अब हम लोग वापस से
आरटीआई के बेसिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं। हम लोगों ने कवर अभी तक क्या क्या कर लिया है कि हमें इंट्रोडक्शन में कुछ आर्टिकल्स को कोट करना है, ये डेमोक्रेसी के लिए क्यों ज़रूरी है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, रीसेंट कॉन्टेक्स्ट, पिछले 2-3 सालों में ये क्यों न्यूज़ में ये कवर कर लिया, और पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला जो एक और डायमेंशन था उस पर भी हमने थोड़ा डिटेल में देख लिया। नाउ कमिंग टू दी आरटीआई इन जनरल, सेकेंड एआरसी का एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, एंड इट मेंशंस दैट देर आर 4 पिलर्स ऑफ आरटीआई। दे आर बेसिक्स है एकदम, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोएक्टिवनेस एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, और पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स जब बढ़ेगा तभी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगा। तो पिलर्स ऑफ आरटीआई क्या हैं? ये चारों हैं। एंड आरटीआई इटसेल्फ इज़ द 5th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। 4th पिलर क्या है? मीडिया है ना, 4th पिलर है मीडिया, एंड 5th पिलर इज़ दी आरटीआई। तो ये वाला पॉइंट भी आप कहीं पे लिख सकते हो, ये एक अच्छा कंक्लूजन भी बन सकता है इनफैक्ट। तो आप ये याद रख लो कि आरटीआई के खुद पिलर्स क्या हैं, और आरटीआई इज़ इटसेल्फ द 5th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब इसे 5th पिलर तो हम लोग कह रहे हैं, बट ऐसा क्यों कहते हैं हम लोग? इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं दैट आरटीआई के वजह से ही हमें 2G स्कैम के बारे में पता चला था, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम्स के बारे में पता चला था, आदर्श सोसाइटी स्कैम के बारे में पता चला था। सो इन्फॉर्मेशन, बिकॉज द सिटीजन्स आर अवेयर एंड दे आर सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, उन सारे गवर्नमेंट के इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही हमें धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन के बाद ये तीनों स्कैम्स के बारे में पता चला था। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हमें 2-3 याद रखना है, एंड दे आर सफिशिएंट फॉर अस। तो 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम्स एंड आदर्श सोसाइटी स्कैम आप याद रख सकते हो। ये एग्जांपल्स के थ्रू आप कोट करना जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स दोगे। जब आप पॉजिटिव्स बताओगे तो यू शुड गिव दी आर्ग्यूमेंट्स की ये सारे स्कैम्स को भी रिवील करने में आरटीआई ने हेल्प किया था। तो ये तो हो गया सिग्निफिकेंस। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स का। ठीक है, ये आपको स्पेशली याद रखना है। ठीक है, बाकी सारी बातें जो हैं दे आर मियर आर्ग्यूमेंट्स जब तक आप उन्हें बैक नहीं करते हो विद डेटा। ठीक है, सो आरटीआई के बारे में ये तो हमारे फैक्ट्स हो गए, और इस फैक्ट को हम लोगों ने सोर्स कहाँ से किया है? द कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। ये अगर आप भूल भी जाओ तो भी फैक्ट जो है वो याद रखने की कोशिश करना, दैट द आरटीआई फाइलिंग हैज़ इंक्रीज्ड बाय 83% इन रिसेंट टाइम्स, बट द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय ओनली 18%। तो ये तो एक स्ट्रक्चरल इशू हो गया, जो इशू हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस में दिखता है अबाउट द वैकेंसी इशू, है ना। वैकेंसी इशू, जजेस का वैकेंसी है, पुलिस ऑफिशियल्स का वैकेंसी है, वैसे ही इन्फॉर्मेशन देने वाले ऑफिसर्स का भी वैकेंसी है, वो बढ़ नहीं रहा है। आरटीआई फाइलिंग बढ़ रहा है तो इन्फॉर्मेशन देगा कौन जब उस सीट पे कोई बैठा ही नहीं है। ठीक है, उसके साथ more than 100 RTI activists have been killed since the 2005। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन है नहीं इंडिया में, सो RTI एक्टिविस्ट का किलिंग हो जा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा कोई सिटीज़न इन्फॉर्मेशन मांग रहा है किसी सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में, तो बिकॉज ऑफ द पॉलिटिशियन एंड द क्रिमिनल नेक्सस बहुत सारा किलिंग्स हो जा रहा है इन इंडिया। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन इसीलिए लाना एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है अगर हमें आरटीआई को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव का फैक्ट्स हम लोग क्या याद रखेंगे कि आरटीआई फाइलिंग तो बढ़ा है, बट जो पीआईओज़ का वैकेंसी है वो फिल होना बहुत ही स्लो रेट पे हो रहा है, अभी 18% ही बढ़ा है सिर्फ। और आरटीआई एक्टिविस्ट का किलिंग बिकॉज ऑफ लो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। उसी के साथ एक और डेटा आप याद रख सकते हो बाय द सतर्क नागरिक संगठन, वो ये कहता है दैट more than 3 lakh files are pending, 40 to 60 lakh are filed every year, but less than 3% citizens file RTI। ठीक है, जो एकदम ही एजुकेटेड या फिर अवेयर सिटीजन्स हैं वही RTI फाइल कर रहे हैं। लेस देन 3% सिटीजन्स आर फाइलिंग RTI। एंड पेंडिंग केसेस, जैसे हमारे जुडिशरी में केसेस पेंडिंग है, वैसे ही हमारे RTI फाइलिंग में भी पेंडिंग केसेस हैं। तो जब आप इन्फॉर्मेशन दोगे ही नहीं और उन फाइल्स को पेंडिंग रख दोगे तो कहाँ से होगा इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, है ना। तो 3 लाख फाइल्स पेंडिंग, 40 to 60 लाख फाइल पर ईयर, बट लेस दैन 3% फाइलिंग RTI। ये फैक्ट, इन दोनों चीज़ों को प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेटा कोट करो। वैसे ही कुछ केस स्टडीज़ देख लेते हैं। पॉजिटिव केस स्टडी भी है, नेगेटिव केस स्टडी भी है। पॉजिटिव के 2 एग्जाम्पल, दोनों में से एक भी याद रख लोगे तो भी चल जाएगा। दैट राजस्थान में देर इज़ अ पोर्टल बाय द नेम ऑफ जन सूचना पोर्टल। बहुत बार ये पेपर्स में आता है इसके बारे में, सो आप इसको याद रख सकते हो कि ये एक गुड इनिशिएटिव है बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। इसके थ्रू बहुत सारा इन्फॉर्मेशन
सुओ मोटो डिस्क्लोजर होता है बाय दी राजस्थान, और बहुत सारे स्कीम्स के बारे में, इनिशिएटिव्स के बारे में लोगों को पता चल पाता है. सिमिलरली इन कर्नाटका, महिती कनाजा इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड. ये बेसिकली एक अम्ब्रेला पोर्टल है ऑफ कर्नाटका, जहाँ पर मोर देन 150 सर्विसेज का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. ठीक है, और इससे RTI फाइलिंग 40% तक कम हुआ है इन कर्नाटका. तो आप जब सुओ मोटो डिस्क्लोजर करोगे तो RTI फाइलिंग अपने आप कम होगी और लोगों को, सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा. इवन इफ 3% फाइल फॉर दी RTI, जो बाकी 97% है उनको भी मिलेगा. इसीलिए सुओ मोटो डिस्क्लोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेगेटिव एग्जाम्पल में क्या याद रख सकते हैं? आंध्रा का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, दैट वहाँ पर देर वॉज अ नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड सुप्रीम कोर्ट हैड टू इंटरवीन इन दिस. ठीक है, कि आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अपॉइंट ही नहीं कर रहे हो. तो पॉजिटिव एग्जाम्पल से जब आप प्रोज में लिख रहे होगे, जब भी आप आर्गूमेंट्स ऐसे लिख रहे होगे कि RTI क्यों होना चाहिए और RTI के लिए हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं, स्टेट्स के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, तो इन्हें कोट कर देना. और जब आप नेगेटिव्स लिख रहे होगे तब आप आंध्रा का एग्जांपल कोट कर सकते हो अबाउट द नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स. सो अगर आप अब तक वीडियो में बने हुए हो एंड यू वांट टू कवर द ऑब्जेक्टिव्स, द बेसिक कंसर्न्स एंड द सॉल्यूशंस, तो उस पार्ट को भी हम लोग कवर कर लेते हैं. ऑब्जेक्टिव्स तो हमारा ऐसे ही हम लोग समझ ही गए हैं अभी तक, बट फिर भी दी आइडिया इज़ कि जब आपको कोई ईजी डायमेंशन मिले किसी क्वेश्चन का, जब आपसे मान लो अगर पूछ ही लिया जाए ऑब्जेक्टिव्स क्या है RTI के, तो इसे ना 1 2 3 4 करके लिखने से अच्छा है कि आप डायग्राम्स बनाओ. ठीक है, सो इट इज़ अबाउट ऑब्वियसली एम्पावरिंग द सिटीजन्स, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एनहेंसिंग द पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड कंटेनिंग द करप्शन. जो हमने सेकंड ARC का पढ़ा ना, पिलर्स ऑफ RTI, उसे ही आप इस तरीके के इन्फोग्राफिक बना के दिखा सकते हो. ठीक है, ईजी क्वेश्चंस के ईजी डायमेंशंस जो होते हैं उनमें डायग्राम्स बनाने की कोशिश करो, उसमें 1 2 3 4 करके मत लिखो. ठीक है, तो डायग्राम्स इंक्लूड कैसे करने होते हैं और कब करने होते हैं ये भी हम लोगों ने समझा इसके थ्रू. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स हमने ऊपर ऑलरेडी कवर किया, बट द आइडिया इज़ कि आप इस तरीके के डायग्राम्स पेपर में जितना हो सके उतना बनाओ. आ जाते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, जहाँ पर हम लोग बेसिक कंसर्न्स और सोल्यूशंस 3-4 देख लेंगे. तो कंसर्न्स में रीसेंट कंसर्न जो है 2019 अमेंडमेंट एक्ट वाला कंसर्न, दैट द स्टेटस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इज़ नाउ डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. पहले ये प्रोटेक्टेड था एंड इट वाज इक्विवेलेंट टू द इलेक्शन कमिश्नर. वो अब 2019 अमेंडमेंट एक्ट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिटरमाइन एवरीथिंग, द टर्म, द कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड जो सैलरी है, सारा कुछ अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है. उसके साथ जो हमने पहले पढ़ा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको विथहोल्ड करना पड़ता है, तो वही चीज़ आप यहाँ पे देखोगे दैट द RTI एक्ट इज़ एक्चुअली इन कॉन्फ्लिक्ट विद अदर लॉज, अदर स्टैट्यूट्स लाइक द इंडियन एविडेंस एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट. इन सारे लॉज में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन को कंटेन करने का इन डायरेक्शंस दिया हुआ है. सो RTI एक तरफ बोल रहा है दैट इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स तक पहुँचाओ, बट इन सारे एक्ट्स में बहुत सारे सेंसिटिव क्लॉज जो हैं वो ये कहते हैं कि इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देना है सिटीजन्स को एंड वी हैव टू विथहोल्ड, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही भी है, बिकॉज सारा इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिक के पास होगा मिसयूज़ के चांसेस भी हैं. सो RTI कई बार कन्फ्लिक्ट में आ जाता है विद अदर लॉज. ये डायमेंशन याद रखो एंड कोट 1 ऑफ द 3 एग्जाम्पल्स रिटन हियर. हमने ऊपर ही पढ़ा दैट मोर देन 100 RTI एक्टिविस्ट हैव बीन किल्ड सिंस सिंस 2005. तो क्यों हुआ था वो? क्योंकि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो एक कंसर्न बन गया. एंड रिसेंटली इन द हिंदू न्यूज़पेपर देयर वाज एन आर्टिकल जहाँ पर ये लिखा हुआ दैट द RTI ऑनलाइन पोर्टल में रिकॉर्ड्स ही मिसिंग है. ठीक है, तो हम लोग सही ढंग से रिकॉर्ड्स को मेंटेन ही नहीं करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन देंगे कैसे? तो RTI ऑनलाइन पोर्टल में मिसिंग रिकॉर्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़, स्ट्रक्चरल इशूज़ जो अक्रॉस द कंट्री देखा जाता है, वो यहाँ पर भी है दैट सही से इन्फॉर्मेशन को मेंटेन ही नहीं किया गया है. सो 2019 का अमेंडमेंट, इट बीइंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद अदर लॉज, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन नहीं होना एंड इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल नहीं होना, मिसिंग रिकॉर्ड्स का होना इन दी RTI ऑनलाइन पोर्टल. दीज आर द 4 बेसिक कंसर्न्स. सोल्यूशंस कवर कर लेते हैं बहुत जल्दी से. दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड ARC के भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे, वो यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे. दैट देयर शुड बी अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स. जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एकदम चीफ पोजीशंस में हैं उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट लेकर के आओ, ताकि इंफॉर्मेशन एकदम सही ढंग से मासेस तक पहुँचे. स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स लेकर के आओ. ठीक है, सेकंड ARC ये भी बोलता है, जो मिसिंग रिकॉर्ड्स वाला
प्रॉब्लम हमने देखा, उसे सॉल्व करने के लिए कैटलॉगिंग करो, इंडेक्सिंग करो इन्फॉर्मेशन का, डिजिटली इन्फॉर्मेशन को स्टोर करो और सिटीजन्स तक जल्दी से पहुंचाओ। तो सेकंड ARC को कोट करना मत भूलना अगर RTI पे क्वेश्चन आ जाए मेंस एग्जामिनेशन में। थर्ड पॉइंट जो स्टाफ ट्रेनिंग वाला, अवेयरनेस जनरेशन वाला पॉइंट, ये सबको एकदम लास्ट में लिखना चाहिए, बिकॉज ये एकदम ही जनरल पॉइंट्स हैं, आपको हर जगह पे आप लिख ही सकते हो। ये इंडिया में एग्जिस्ट करता है इशू, वैकेंसी इशू, जुडिशल डिलेज इशू, फाइल पेंडिंग है, ये सारे इश्यूज़ आप लिख सकते हो। हमने पढ़ा 3% सिटीजन्स ही फाइल करें RTI, तो अवेयरनेस बढ़ाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइल कर सकें, और फिर उन्हें प्रोटेक्शन दो, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन दो, ताकि अगर वो लोग RTI फाइल कर रहे हैं तो उन पर उनके लाइफ को थ्रेटन नहीं करना है, ठीक है। तो वो कब होगा, जब एक लॉ के थ्रू बैकिंग होगा, जस्टिस डिलीवर होगा टाइम पे, तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन लेकर के आओ। और जो जुडिशल डिलेज वाला प्रॉब्लम है, प्रोसीजरल इश्यूज़ वाला प्रॉब्लम है, RTI के ऑनलाइन रिकॉर्ड्स मिसिंग होना, ये सारे प्रॉब्लम्स को डील करना है। कोड ऑफ कंडक्ट लेकर के और इन्फॉर्मेशन को सही ढंग से मेंटेन करो, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन दो, और जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं स्टाफ ट्रेनिंग के, जुडिशल बॉटलनेक्स के, उनको हैंडल करो। तो इस वीडियो में हमने समझ लिया RTI के बेसिक्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द RTI एक्ट, रिसेंट 2-3 सालों में क्यों न्यूज़ में था, पॉलिटिकल पार्टीज़ शुड दे बी ब्रॉट अंडर RTI, वो हमने कवर किया, द पिलर्स ऑफ RTI बाय द सेकंड ARC, द सिग्निफिकेंस, द परफॉर्मेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखना। एंड केस स्टडीज़ वाला पोर्शन ज़रूर याद रखना। परफॉर्मेंस एंड केस स्टडीज़, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड कंसर्न्स एंड सोल्यूशंस, 3-4 याद रखने की ज़रूरत है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप दिस वॉज यूज़फुल। थैंक यू।